नमस्कार। आज हम पैसे बचाने के टॉपिक पर एक बहुत ही अलग नजरिए से बात करने जा रहे हैं। जब भी हम बचत की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सीधे बजट, स्प्रेडशीट, स्टॉक मार्केट ये सब घूमने लगता है। हाँ, आंकड़े और हिसाब किताब। बिल्कुल। लेकिन आज जो हमारे पास सामग्री है वो कहती है कि ये सब बाद में आता है। असल खेल तो मनोविज्ञान का है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, सवाल ये है कि लोगों को पैसे बचाने के लिए मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है ना अजीब बात। हाँ, ये तो अपने ही फायदे की बात है। जैसे किसी को कसरत करने के लिए मनाना। हम सब जानते हैं कि ये जरूरी है, फिर भी एक बड़ी आबादी को इस बारे में समझाने की जरूरत पड़ती है। सही। तो इस पर जो हमारे सोर्स हैं वो लोगों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। खासकर एक ठीक ठाक आय के स्तर से ऊपर वालों को। अच्छा, पहले वो जो बचत करते हैं, दूसरे जो सोचते हैं कि वो बचत कर ही नहीं सकते चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, और तीसरे जो सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की जरूरत ही नहीं है। और हमारी आज की बातचीत खास तौर पर इन आखिरी 2 ग्रुप्स के इर्द गिर्द घूमेगी। बिल्कुल, क्योंकि सारा माइंडसेट का खेल यहीं पर है। तो चलिए इसी खेल को समझने की कोशिश करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी विचार जो सामने आता है वो ये है कि अमीर बनना वो आपकी कमाई या आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न से उतना नहीं जुड़ा है जितना कि आपकी बचत की दर से। हाँ, सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन ये पूरी सोच को पलट देता है। बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा उस जादुई निवेश या अगली बड़ी नौकरी की तलाश में रहते हैं। सही। हमें लगता है कि अगर 20% का रिटर्न मिल जाए या सैलरी दुगनी हो जाए तो बस सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम उस एक चीज पर ध्यान नहीं देते जो पूरी तरह से हमारे हाथ में है, कि हम अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाते हैं। और इस बात को समझाने के लिए 1970 के दशक का एक कमाल का उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो तेल वाला उदाहरण। हाँ, जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि तेल खत्म होने वाला है, एक तरह का डर फैल गया था। और देखिए, वो डर बेवजह नहीं था। जो हिसाब किताब था वो बहुत साफ था। दुनिया की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, गाड़ियां बढ़ रही थी और तेल की खपत आसमान छू रही थी। लेकिन तेल का उत्पादन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा था। हाँ, तो सबको लगा कि बस अब तेल खत्म होना तय है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कमाल की बात यह है कि हम इसलिए नहीं बचे कि हमने चमत्कारिक रूप से और तेल के भंडार खोज लिए। नहीं, हम इसलिए बचे क्योंकि हम तेल के इस्तेमाल में कहीं ज्यादा कुशल हो गए, ज्यादा एफिशिएंट हो गए। हमने अपनी जरूरत ही कम कर दी। बिल्कुल। और इसके आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। आज अमेरिका 1950 के मुकाबले हर डॉलर की जीडीपी पर 60% कम ऊर्जा इस्तेमाल करता है। 60%? जी। और 1975 से अब तक गाड़ियों का औसत माइलेज 2 गुना हो चुका है। सोचिए जरा। हाँ। यहाँ तक कि आप सोचिए 2019 की एक विशालकाय एसयूवी शेवरले सबर्बन, वो 1989 की सेडान फोर्ड टॉरस से ज्यादा माइलेज देती है। ये तो अविश्वसनीय है ना? तो दुनिया ने अपनी ऊर्जा की दौलत ज्यादा ऊर्जा पैदा करके नहीं बल्कि अपनी जरूरत को घटाकर बढ़ाई। हाँ, और यहीं से ये विचार व्यक्तिगत वित्त से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ता है। ये एक बहुत मजबूत कनेक्शन है। देखिए, जमीन से और तेल निकालना बहुत मुश्किल है, अनिश्चितताओं से भरा है। ये मौसम, राजनीति, भूगोल कितनी चीजों पर निर्भर करता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ठीक वैसे ही जैसे शेयर बाजार का रिटर्न। बिल्कुल, वो भी हमारे नियंत्रण से बाहर है। लेकिन एक ज्यादा माइलेज वाली कार खरीदना या काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना, ये 100% हमारे नियंत्रण में है और इसका नतीजा मिलना तय है। हाँ, इसी तरह बचत और सोच समझकर खर्च करना, यानी पैसों के मामले में हमारी अपनी एफिशिएंसी, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। दौलत वही है जो आपकी कमाई और आपके खर्च के बीच बच जाता है। तो दौलत बनाने का मतलब सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों और खर्चों को बेहतर ढंग से समझना भी है। और जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो आप अचानक बहुत ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। हाँ, क्योंकि अब सब कुछ सिर्फ बाजार या आपके बॉस पर निर्भर नहीं है। सही कहा। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो दौलत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपकी जरूरतें क्या हैं, सिर्फ इस पर नहीं कि आपके बैंक में कितना पैसा है। यहाँ 2 निवेशकों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों की नेटवर्थ बराबर है। ठीक है। एक निवेशक बहुत शानदार है, उसे 12% का सालाना रिटर्न मिलता है। दूसरा थोड़ा साधारण है, उसे सिर्फ 8% का रिटर्न मिलता है। बिल्कुल, लेकिन कहानी में एक मोड़ है। अच्छा। जो 8% वाला निवेशक है
उसे खुश रहने के लिए 12% वाले से आधे पैसे की जरूरत है। उसकी जीवन शैली ज्यादा सरल है। ओहो, अब बताइए कौन ज्यादा अच्छी स्थिति में है? ये सवाल तो पूरी कहानी ही बदल देता है। है ना? जो कम रिटर्न कमा रहा है वो असल में ज्यादा अमीर है, क्योंकि उसकी वित्तीय स्वतंत्रता का लक्ष्य बहुत करीब है। सही। कम पैसों में खुश रहना सीखना अपनी आय बढ़ाने जितना ही असरदार है, बल्कि उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। हाँ, और यहीं से मामला नंबरों से निकलकर मनोविज्ञान में चला जाता है। और यहाँ से बात और भी गहरी होती है। एक बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद उसके ऊपर का जो खर्च है वो सिर्फ हमारे अहंकार यानी ईगो का खेल है। हाँ, ये दूसरों को ये जताने का एक तरीका है कि देखो मेरे पास पैसा है, मेरे पास रुतबा है। इसको ऐसे सोचिए, कोई भी फरारी सिर्फ कहीं आने जाने के लिए तो नहीं खरीदता। ने ये चीजें दूसरों के लिए एक सिग्नल है। ये हमारे अहंकार को संतुष्ट करने का तरीका है। हाँ, तो यहाँ से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार निकलता है। बचत बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका अपनी आय बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता बढ़ाना है। वाह, दौलत को इस तरह भी परिभाषित किया जा सकता है कि ये आपके अहंकार और आपकी आय के बीच का अंतर है। ये एक कमाल की परिभाषा है, और ये समझाती है कि क्यों बहुत अच्छी कमाई करने वाले लोग भी अक्सर टूट जाते हैं। हाँ, उनकी आय बढ़ती है, लेकिन उनका अहंकार और उनकी खर्च करने की इच्छा वो उससे भी तेजी से बढ़ती है। तो वो गैप, वो अंतर कभी बन ही नहीं पाता। कभी नहीं। उनकी जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति लंबे समय तक मजबूत रहती है, उनमें खास बात होती है। क्या? उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च नहीं करते। नहीं, उनकी बचत की क्षमता सीधे तौर पर इसी बात से जुड़ी है। यानी अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है अपने पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर जलना बंद कर देना। कहने में बहुत आसान है, करने में शायद सबसे मुश्किल, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। बिल्कुल। लेकिन जो इस कला में माहिर हो जाता है वो एक ऐसा फाइनेंशियल सुपर पावर हासिल कर लेता है जिसे कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हरा नहीं सकती। ये बात थोड़ी चुभती है, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी ऐसा किया है। हाँ, लेकिन अगर हम अहंकार को एक तरफ रख भी दें, तो भी एक सवाल उठता है, हम बचत करें किस लिए? हाँ, लक्ष्य क्या हो? आमतौर पर लोग किसी लक्ष्य के लिए बचत करते हैं, जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट। सही। पर यहाँ एक बिल्कुल उल्टा और अजीब सा रास्ता सुझाया गया है। क्या? सिर्फ बचत करने के लिए बचत करें, बिना किसी खास लक्ष्य के। ये सुनने में पहली बार में गलत लगता है। हाँ, हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि अपने लक्ष्य तय करो, स्मार्ट गोल्स बनाओ। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे एक गहरा सा छिपा है। दुनिया अप्रत्याशित है, हम भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तो है। आज से 10 साल बाद क्या होगा, कौन सी नई तकनीक आएगी, कौन सी नौकरी खत्म हो जाएगी, हम नहीं जानते। ऐसे में बिना लक्ष्य की बचत उस अप्रत्याशित भविष्य के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार है। एक तरह का सुरक्षा कवच। हाँ, एक सुरक्षा कवच। लेकिन इसका एक और भी बड़ा फायदा है, जो सिर्फ सुरक्षा से कहीं आगे है। और वो क्या है? वो है अपने समय पर नियंत्रण हासिल करना। ये पैसे का एक ऐसा फायदा है जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि पैसे से क्या क्या खरीद सकते हैं, गाड़ी, घर, छुट्टियां। सही। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि पैसा हमें समय खरीद कर दे सकता है। इसे दौलत पर एक अनदेखा रिटर्न या अनदेखा डिविडेंड कहा गया है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका इसे बताने का। हाँ, बिना किसी लक्ष्य के की गई बचत आपको विकल्प देती है, लचीलापन देती है, या आपको इंतजार करने और सही मौके पर कदम उठाने का मौका देती है, या आपको सोचने का समय देती है। सोच कर देखिए, अगर आपके पास इतनी बचत है कि आप 6 महीने या 1 साल बिना नौकरी के रह सकते हैं, तो आप कितनी मजबूत स्थिति में हैं। आप किसी खराब बॉस को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर नहीं हैं। सही बात है। आप एक ऐसी नौकरी छोड़ सकती हैं जिससे आप नफरत करती हैं, और कोई ऐसा काम शुरू कर सकती हैं जिसमें भले ही पैसे कम हो पर सुकून ज्यादा हो। उस स्थिति में आपके बैंक खाते में पड़ा पैसा, जिस पर 0% ब्याज मिल रहा है, वो आपको दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न दे रहा है, आपकी मानसिक शांति और आपकी स्वतंत्रता। ये रिटर्न किसी एक्सेल शीट पर नहीं देखेगा, कभी नहीं, लेकिन ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर बचाया हुआ रुपया भविष्य का एक टुकड़ा है जिसे आप दूसरों के नियंत्रण से छीनकर अपने नियंत्रण में ला रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों का आज की दुनिया में क्या मतलब है? ये लचीलापन, ये अपने समय पर नियंत्रण आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? इसकी वजह यह है कि आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में मुकाबले का तरीका ही बदल गया है। कैसे?
आप 100 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। अगर आप अपने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर या वकील थे, तो आप सबसे अच्छे थे। हाँ, आपका मुकाबला दूसरे शहर या देश के किसी बेहतर डॉक्टर से था ही नहीं। दुनिया बहुत स्थानीय थी, बहुत लोकल थी। लेकिन अब इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। सब कुछ, खासकर उन नौकरियों में जहां दिमाग का काम होता है, चाहे वो कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो, मार्केटिंग हो या पत्रकारिता। अब आपका मुकाबला सिर्फ आपके शहर के लोगों से नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों स्मार्ट लोगों से है। दुनिया एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल बन गई है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, मैं बाकियों से अलग कैसे दिखूं? सिर्फ ये कहना कि मैं होशियार हूँ अब काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया में होशियार लोगों की कोई कमी नहीं है। हर साल हजारों लोग मुश्किल से मुश्किल परीक्षाओं में टॉप करते हैं। और वो सभी अब आपके सीधे प्रतियोगी हो सकते हैं। हाँ, तो फिर असली फायदा किस चीज में है? अगर सिर्फ दिमागी होशियारी काफी नहीं है तो क्या है? जवाब है लचीलेपन में, फ्लेक्सिबिलिटी में। एक ऐसा गुण जिसे अक्सर कम आंका जाता है। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 प्रोग्रामर हैं, दोनों बराबर के होशियार हैं। ठीक है। एक पेचेक टू पेचेक जी रहा है, उसके पास कोई बचत नहीं है। दूसरा, जिसके पास साल भर के खर्चों के बराबर बचत है। अब अचानक एआई की एक नई तकनीक आती है जो उनके काम को खतरे में डाल देती है। जो पहला प्रोग्रामर है वो घबरा जाएगा। बिल्कुल, उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए तुरंत कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो। उसके पास सोचने या कुछ नया सीखने का समय नहीं है। जबकि दूसरा प्रोग्रामर, जिसके पास बचत का वो सुरक्षा कवच है, वो शांति से स्थिति को समझ सकता है। हाँ, वो 6 महीने की छुट्टी लेकर उस नई एआई तकनीक को सीख सकता है और खुद को और भी ज्यादा मूल्यवान बना सकता है। वो इंतजार कर सकता है कि बाजार में सबसे अच्छा मौका कहाँ है। सही, ये लचीलापन ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसकी होशियारी नहीं। और यही लचीलापन आपको अपनी गति से अपना पैशन और अपनी सही जगह खोजने की आजादी देता है। आपको तुरंत किसी भी नौकरी को हाँ कहने की मजबूरी नहीं होती। ये क्षमता आपको उन लाखों होशियार लोगों से अलग करती है जो महीने दर महीने की तनख्वाह पर जी रहे हैं और जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। इस वैश्विक और हाइपर कॉम्पिटिटिव दुनिया में जहां तकनीकी कौशल बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं, वहीं सहानुभूति, संवाद और लचीलेपन जैसे सॉफ्ट स्किल्स कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये लचीलापन सीधे सीधे आपकी वित्तीय स्थिति से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी चर्चा को समेटें तो बात ये निकलती है कि अपने समय और अपने विकल्पों पर नियंत्रण रखना आज की दुनिया की सबसे कीमती मुद्राओं में से एक बनता जा रहा है। और पैसे बचाना इसे हासिल करने का सबसे सीधा तरीका है। हाँ, ये सिर्फ बुढ़ापे के लिए नहीं है, ये आज अभी एक बेहतर और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए है। बिल्कुल। बचत का असली मकसद सिर्फ भविष्य की सुरक्षा नहीं, बल्कि वर्तमान में स्वतंत्रता, विकल्प और नियंत्रण हासिल करना है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, इस पूरी बातचीत का अंत एक बड़ी अजीब सी सलाह से होता है। क्या? अपने पैसों के मामले में बहुत ज्यादा तर्कसंगत या रैशनल होने की कोशिश बंद कर दीजिए। ये सुनने में उल्टा लगता है ना? हाँ, लेकिन हमने जो भी बातें की हैं, अहंकार का मनोविज्ञान, दूसरों की राय का असर और लचीलेपन का वो अनदेखा मूल्य जिसे कोई स्प्रेडशीट नहीं नाप सकती, हाँ, इन सब को देखते हुए अपने पैसों के साथ कम तर्कसंगत और ज्यादा समझदार होने का क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।